हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए पार्ट 2 का पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर। ये 2019 में पूछा गया था। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज़ में आज हम सॉल्व कर रहे हैं बीए पार्ट 2 का सेकेंड पेपर, दैट इज कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू यूके, चाइना, स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस। तो आपकी जैसा देख रहे हैं कि आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। हर एक यूनिट में आपको एक ऑप्शन दिया गया है, आपको चूज़ करना है। सो टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। ओके तो इस तरीके से हम ये ये क्वेश्चन है इसको डिस्कस करेंगे कि इसे हम एड्रेस कैसे करेंगे, इसे अटेम्प्ट कैसे करेंगे। ओके तो मैंने कुछ कोशिश की है आपको कुछ आइडिया देने की कि आंसर कैसे लिखते हैं। दो दीज आर नॉट द फाइनल आंसर कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, इसमें बहुत सारा स्कोप है आप अपना और पॉइंट्स ऐड ऑन करने का। मैं बस एक रफ आइडिया देना चाह रही हूँ कि इतनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो आपको देनी ही होगी और किस तरीके से क्वेश्चंस को बेसिकली हम प्रॉपरली एड्रेस करें, इसका मैं एक बस रफ आइडिया दे रही हूँ। आप इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी मेंशन करिएगा, ठीक है। तो ये बस इस पर ही डिपेंडेंट मत रहना कि बस इतना ही लिख देना है आपको। इससे बस आपको एक आइडिया ले लेना है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, एड्रेस करना है। ओके सो पहला क्वेश्चन है जैसे डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इस क्वेश्चन को आप किस फॉर्मेट में लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, देन बॉडी पार्ट ऑफ द आंसर एंड देन द कंक्लूजन। अब बॉडी पार्ट में आपके 2 पॉइंट को प्रॉपर एड्रेस करना है, नेचर ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड स्कोप ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। एक ऐसे के रूप में बस ऐसे ही नहीं लिख देना है कि आप बस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में लिखते जा रहे हैं, तब आपको एवरेज मार्किंग मिलेगी। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप पूरी तरीके से इस क्वेश्चन को ब्रेक करें सब पार्ट में और फिर उसे एड्रेस करें। तो जैसे इंट्रोडक्शन की आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स को मेंशन करके कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है बेसिकली इसके रूट्स आप ट्रेस बैक कर सकते हो जो 4th सेंचुरी बीसी है, जहाँ पर एरिस्टोटल ने 158 कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी किया था, फिर वहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट किया था। देन इसके बाद से आफ्टर एरिस्टोटल बहुत सारे और स्कॉलर्स हैं जिन्होंने फर्दर कॉन्ट्रीब्यूट किया था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, जैसे पॉलिबियस, सिसरो हो गए, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू हो गए, जे.एस. मिल हो गए, फ्रीमैन हो गए, जेम्स ब्राइस हो गए। तो इन सारे स्कॉलर्स ने क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बेसिकली है क्या, सिस्टमेटिक स्टडी एंड कंपैरिजन ऑफ द डाइवर्स पॉलिटिकल सिस्टम इन द वर्ल्ड। सो वर्ल्ड पे जितने भी डाइवर्स पॉलिटिकल सिस्टम प्रेजेंट है उनका सिस्टमेटिक स्टडी करना, कंपैरिजन करना, फिर ये एनालिसिस निकालना कि इसमें सिमिलरिटीज़ क्या हैं, डिफरेंसेस क्या हैं, इस तरीके से एनालिसिस करना। तो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की डेफिनेशन आपने दे दी। कुछ स्कॉलर्स की आप डेफिनेशन ऐड ऑन करेंगे, जैसे M.G. स्मिथ की डेफिनेशन लेंगे कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पर हम सिमिलरिटीज़, कोरिलेशन का एनालिसिस करते हैं। इसके बाद से फ्रीमैन की डेफिनेशन आप लिखेंगे कि एनालिसिस ऑफ वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम इंस्टीट्यूशन इज़ इंक्लूडेड इन द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। फिर माइकल कॉर्टिस का डेफिनेशन लिखेंगे कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज़ द सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ रेगुलरिटीज़, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, राइट। तो इस तरीके से आपको ये डिफाइन करना है प्रॉपर स्टेटमेंट में। यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम थी, मेरे को एक आइडिया देना था आपको, तो मैंने सिर्फ कीवर्ड का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। और ये मेरा एक स्ट्रैटेजी भी रहती है, मैं जब अपने नोट्स बनाती थी, शॉर्ट नोट्स, तो इस तरीके के कीवर्ड ही मेंशन करती थी ताकि आपको याद रहे, क्योंकि पूरा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट याद करने पे डिफ़िकल्टी आती है, ये आप सबको पता है। तो हमें सिर्फ कीवर्ड्स को पकड़ना है कि M.G. स्मिथ की डेफिनेशन में फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और जो फ्रीमैन की डेफिनेशन है इसमें एनालिसिस ऑफ वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम और इंस्टीट्यूशन है, और जो माइकल कॉर्टिस हैं इनकी डेफिनेशन में रेगुलरिटीज़, सिमिलरिटीज़ इन डेफिनेशन आ रहा है। अब मैं इनको अपना प्रॉपर स्टेटमेंट बनाकर वहाँ पर लिख दूंगी विद द हेल्प ऑफ दीज कीवर्ड्स। गेटिंग इट? तो कुछ ऐसे हमने इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम आते हैं बॉडी पार्ट ऑफ द आंसर में, दैट इज़, और जिसमें हम पहले एड्रेस करेंगे नेचर ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, राइट। तो नेचर ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो कंपैरेटिव का सी आपको समझ में आ रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, मतलब हम सिमिलरिटीज़, डिससिमिलरिटीज़, डिफरेंसेस, कोरिलेशन का एनालिसिस कर रहे हैं।
कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिक्स टर्म है, इसमें आपका पॉलिटिकल एक्टिविटी का कंपैरिजन, पॉलिटिकल प्रोसेस का कंपैरिजन, पॉलिटिकल पावर का कंपैरिजन. So these are the key elements of the comparative politics, right? पहले comparative politics जब ट्रेडिशनल वे पे थी बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ये बहुत ही नैरो इन द स्कोप था, क्योंकि इसमें फोकस किया जाता था रजीम एंड गवर्नमेंट, जो वेस्टर्न वर्ल्ड की रजीम एंड गवर्नमेंट्स थी वहाँ तक ही लिमिटेड था. इसे हम यूरोसेंट्रिक भी कहते थे. आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसकी जो डाइवर्सिटी है, नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर कंपैरिजन इंक्रीज हुआ, क्योंकि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी, डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, उनके भी पॉलिटिकल सिस्टम का स्टडी किया जाने लगा. ओके, तो जो नेचर ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, तो आपको ये तीनों की एलिमेंट समझ में आ गए. फोकस ऑन द नेशन बिल्डिंग, स्टेट बिल्डिंग एंड मॉडर्नाइजेशन. भाई मॉडर्नाइजेशन आप कब करोगे? जब आप बेस्ट प्रैक्टिसेस को, गुड प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करोगे, आप मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे. इस तरीके से क्या कर रहे हैं आप? मॉडर्नाइजेशन की प्रोसेस में अडॉप्ट कर रहे हैं. जो मॉडर्न डे का नीड्स है उसके अकॉर्डिंग उसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, राइट. इवैल्यूएट द गुड प्रैक्टिसेस एंड अवॉइड द मिस्टेक्स. इनहेंस द ऑब्जेक्टिविटी, कि राइट, जैसे कि कंपैरिजन से आप इंफॉर्मेशन या डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और उस बेसिस पे फाइंड आउट कर रहे हैं कि इसमें सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, विच फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज़ बेस्ट, right, which form of the institution is the best, right. पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बेस्ट है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम बेस्ट है, यूनिटरी गवर्नमेंट बेस्ट है या फेडरल गवर्नमेंट बेस्ट है. तो इस तरीके के हम ऑब्जेक्टिव डिसीजंस एंड कंक्लूजन निकालते हैं. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल फ्रेमवर्क्स. पॉलिटिकल फ्रेमवर्क्स जैसे कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन या स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर्स, ये कैसे काम करते हैं, इनका वर्किंग सिस्टम कैसे होता है, इनके प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या हैं, इम्प्रूवमेंट्स का क्या स्कोप है. तो ये सारे हम इसमें अंडरस्टैंड करते हैं. तो हमें हेल्प करता है ये समझने में कि गुड प्रैक्टिसेस क्या हैं. ओके, इसके बाद से आप इसमें और भी पॉइंट्स ऐड ऑन करेंगे. मेरे पास स्पेस नहीं थी तो मैं इतना ही ऐड ऑन कर पाई यहाँ पर. स्कोप को नेक्स्ट बॉडी पार्ट में आपका रहेगा स्कोप ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम सब्जेक्ट मैटर को देखते हैं कि किन किन सब्जेक्ट मैटर, किन किन एरियाज़ का स्टडी किया जाता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में. तो जैसे एनालिटिकल एंड एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन होता है वेरियस पॉलिटिकल एक्टिविटी का, पॉलिटिकल प्रोसेस का, राइट, पॉलिटिकल फिनोमिनास का. स्टडी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर. तो पॉलिटिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं? वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ द गवर्नमेंट, और इन स्ट्रक्चर्स में वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, राइट. अब स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर है जो, तो यूके और इंडिया की हम पार्लियामेंट में कंपैरिजन करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, डिससिमिलैरिटीज़ क्या हैं, इनकी फंक्शनिंग कैसे हो रही है. तो ये एग्जांपल आप दे सकते हैं. फिर एम्फेसिस ऑन द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ स्पेशली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से देखा गया कि जो एशियन कंट्रीज़ हैं या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ की भी सोसाइटीज़ का स्टडी किया गया, कंपैरिजन किया गया कि डेवलप्ड नेशन एंड डेवलपिंग सोसाइटीज़ के जो पॉलिटिकल सिस्टम है इनमें क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें. ओके, फिर फोकस ऑन द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. हाँ ठीक है. सो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में आप मेंशन कर सकते हो कि आप सिर्फ यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल डोमेन तक स्टडी लिमिटेड नहीं है, हम इसे इंटरलिंक्ड कर रहे हैं किसके साथ में, इकोनॉमी के साथ में, सोशियोलॉजी या जो सोसाइटी है उसके साथ में, कल्चरल डायमेंशन के साथ में, इन्वायरमेंटल डायमेंशन के साथ में, राइट. तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है. फंक्शनल स्टडी किया जाता है, जैसे फंक्शनल स्टडी में वर्किंग ऑफ द वेरियस स्ट्रक्चर्स या इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टीज़. ओके, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ इंडिया में किस तरीके से रोल प्ले कर रही हैं और यही यूके में किस तरीके का रोल प्ले कर रही हैं. तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल है डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ में कैसे डिफरेंट है.
भाई स्वाभाविक सी बात है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लोगों को अपने राइट्स के बारे में ज़्यादा अवेयर है, लोग ज़्यादा लिटरेट हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उनका ज़्यादा है। वहीं इंडिया में आप देखेंगे तो इंडिया में आप देखेंगे कि इंडिया में क्या, डेवलपिंग सोसाइटीज़ में आप देखेंगे कि लोग अभी उतने लिटरेट नहीं है, अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए उतने अवेयर नहीं है, तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उनका लो रहेगा। ओके, इसी तरीके से स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर होता है, स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, जब बिहेवियलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियलिज्म मोमेंट आता है पॉलिटिकल साइंस में, जहाँ पर साइंटिफिक टेक्निक्स पे फोकस किया गया, ऑब्जेक्टिविटी पे फोकस किया गया। तो स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल बिहेवियर, फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ द वोटिंग बिहेवियर, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फॉर एग्जांपल इंडिया के जो वोटर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जैसे कि कास्ट सिस्टम, रिलीजन, या यू कैन से दैट जेंडर, या यू कैन से दैट इकोनॉमिक फैक्टर्स, राइट। वहीं पर हम देखेंगे कि जो यूके है वहाँ पर वोटिंग बिहेवियर किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है। ओके, तो इन सब चीज़ों का एनालिसिस किया जाएगा। देन स्टडी ऑफ द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, जैसे फॉर एग्जांपल हमने फेडरल सिस्टम का स्टडी करना है, तो यूएसए का फेडरल सिस्टम एंड इंडिया के फेडरल सिस्टम में क्या सिमिलरिटीज़ एंड क्या डिससिमिलरिटीज़ हैं, राइट। इसी तरीके से स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स, पॉलिटिकल सिस्टम में जैसे पॉलिटिकल कल्चर किस तरीके से है, पब्लिक ओपिनियन कैसे फॉर्म हो रहा है, राइट, इलेक्शंस कैसे हो रहे हैं, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म हो रही है, तो इन सारी चीज़ों का स्टडी किया जाएगा। आप इसमें और भी पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, और लास्ट में आप इसे कंक्लूड करेंगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ह्यूज कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल साइंस में, और मॉडर्न डे पे ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पर ये बहुत इजी हो जाता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस द वर्ल्ड क्या चल रही हैं। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बहुत सारे प्रोविज़न है, हमने अक्रॉस द वर्ल्ड से बोरो किए, राइट। बहुत सारे सिस्टम्स हमने दूसरे कंट्रीज से लिए थे अपने कॉन्स्टिट्यूशंस पे। तो ये हम किस आधार पर कर पाए, कंपैरिजन करके ना। भाई हमने कंपैरिजन किया कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम अच्छा है या यूके का पार्लियामेंट्री सिस्टम अच्छा है, तो हमने पाया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का फीचर है, और यहाँ पर जो पावर है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन या अथॉरिटी पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, राइट। तो हमने यूके के पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया। इसी तरीके से आप देखेंगे कि ये हेल्प करता है स्पेशली डेवलपिंग सोसाइटीज़ को अपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को और मॉडर्नाइज करने पे, बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने पे। तो इस तरीके से आप इसे कंक्लूड कर देंगे। गेटिंग इट? तो अभी एक आइडिया लगा कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसे कैसे अप्रोच करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की जब मैंने कॉपीज़ इवैल्यूएट की है कई बार, तो मैंने ये पाया कि स्कॉलर्स के नाम तो मेंशन ही नहीं करते। ज़्यादा कोई बच्चा करेगा तो एरिस्टोटल का नाम ज़रूर मेंशन कर देगा। नेचर और स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में वो बस पैराग्राफ के रूप में लिखते चले जाएंगे। हाँ, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अबाउट दिस फीचर्स ये है, कंपैरिजन होता है, सिमिलैरिटीज़ होती हैं, बस ये सारी चीज़ें। ये चीज़ों को सेपरेटली एड्रेस नहीं करते हैं, और इस तरीके से जो कॉपी इवैल्यूएट करता है आपकी, उसको क्लैरिटी नहीं आती कि क्या आपने नेचर को लिखा है कि नहीं, स्कोप को लिखा है कि नहीं। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक रफ आइडिया दे रही हूँ कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को एड्रेस करना है। गेटिंग इट? तो फर्दर चलते हैं। डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्न अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर सिर्फ क्या पूछा है आपके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्न अप्रोचेस, ठीक है। तो स्पेशली मैं पेपर जब भी ऐसे पेपर को सॉल्व करती थी तो मैं ऐसे ना सर्कल कर लेती थी कि मुझे लिखना क्या है। तो मॉडर्न अप्रोचेस के बारे में लिखना है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, तो यहाँ पर आपको कैरेक्टरिस्टिक काफ़ी डिटेल में बतानी पड़ेंगी। ओके, तो जैसे तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के आधुनिक उपागमों की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ओके, तो अब आप यहाँ पे कैसे करेंगे, हमारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, इंट्रोडक्शन, देन बॉडी पार्ट एंड देन कंक्लूजन, राइट। अब बॉडी पार्ट में हमने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक। तो अब इसमें हमें थोड़ा सा मॉडर्न अप्रोचेस के बारे में भी बताना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक, तो मेजर जो पोर्शन होगा आपके आंसर का उसमें कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेट करेंगी, लेकिन आपको थोड़ा बहुत मॉडर्न अप्रोचेस के बारे में यहाँ पर बताना पड़ेगा।
ओके तो इंट्रोडक्शन आप देखेंगे कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा गया कि अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज होता है इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को इंटरडिसिप्लिनरी, साइंटिफिक और सिस्टमेटिक और एनालिटिकल बनाने पे जोर दिया गया, क्योंकि हम मॉडर्न अप्रोचेस की यहाँ बात कर रहे हैं, राइट। सो व्हाट आर दी मॉडर्न अप्रोचेस, ये भी लिखना है। अप्रोच क्या होता है, बेसिकली टूल्स है जिसके द्वारा स्कॉलर्स पॉलिटिकल साइंस की ग्रेटर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचता है। इसकी दो ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं, ट्रेडिशनल अप्रोचेस, मॉडर्न अप्रोचेस। यहाँ पर देखो फ्लो चार्ट बना दिया गया, ठीक है। अब मॉडर्न अप्रोचेस स्पेशली पूछा है तो हम मॉडर्न अप्रोचेस को यहाँ डिफाइन करेंगे कि कौन कौन से मॉडर्न अप्रोचेस हैं। तो कुछ ट्रेडिशनल अप्रोचेस की कुछ शॉर्टकमिंग्स थी, सो उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए मॉडर्न अप्रोचेस लाए गए, राइट। और इस तरीके इसमें सिस्टमेटिक एनालिसिस, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सो टाइप्स ऑफ मॉडर्न अप्रोचेस को भी हमने मेंशन कर दिया। तो ये बेसिक हो गया। अब हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्न अप्रोचेस। तो मैंने यहाँ पर बताया नहीं है क्योंकि मॉडर्न अप्रोचेस की कैरेक्टरिस्टिक पर मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे मेरे चैनल की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की प्लेलिस्ट पर, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ये प्रॉपर आंसर निकाल सकते हैं। इसे एड्रेस कैसे करना है ये आप समझ गए, ओके। और स्कॉलर्स के नाम भी मेंशन ज़रूर करना, मैंने मेंशन किया हुआ है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। एक में पूछा है कि डिफरेंसेस क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बीच में, दूसरा पूछा है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में। तो दोनों को आपको डिफाइन करना है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस बताने हैं, और फिर सेकंड पार्ट में क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक को डिटेल में बताना है। आपका जो बेसिकली फ्रेमवर्क रहेगा आंसर राइटिंग का, इंट्रोडक्शन, देन बॉडी पार्ट एंड देन कंक्लूजन, ओके। अब बॉडी पार्ट ऑफ द आंसर पे आपके दो मेजर प्रोपोर्शन रहेंगे। एक रहेगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में डिफरेंस, दोनों को पहले डिफाइन करना, फिर दोनों में डिफरेंसेस बताना। आप टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हो इसे। फिर सेकेंड पार्ट में आप मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म करेंगे, पॉइंट वाइज इसे लिखेंगे, लास्ट में आप कंक्लूजन लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव इन मॉडर्न टाइम्स। बहुत ही डिटेल एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। आप इसकी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, वहाँ मिल जाएगा आपको ये। मैंने बहुत सारे करंट एग्जाम्पल्स भी इस्तेमाल किए हैं इसमें, तो इसको भी आप सेम, इसमें देखो पूछा कैसे, डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव इन मॉडर्न स्टेट्स पे, ये ध्यान रखना है। तो हमें फैक्टर्स के बारे में लिखना है जो एग्जीक्यूटिव की पावर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, वो फैक्टर्स क्या हैं। तो आप इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे कि रिसेंट टाइम पे देखा गया है कि जो मॉडर्न स्टेट हैं, बेसिकली मॉडर्न स्टेट के बारे में थोड़ा बहुत बताओगे कि मॉडर्न स्टेट में जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ हैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, वेलफेयर मेजर्स एंड अफर्मेटिव एक्शंस लेते हैं। इस तरीके से एक कंटेक्स्ट दे देंगे आप कि भाई जो एग्जीक्यूटिव है वो मॉडर्न टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ऊपर से डेलीगेट लेजिस्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर्स है। तो एक इंट्रोडक्शन दे देंगे, देन बॉडी पार्ट ऑफ द आंसर पे आप मेजर फैक्टर्स की बात करेंगे। हर एक फैक्टर को पॉइंट वाइज लिखेंगे, उसमें एग्जांपल्स भी देंगे। आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हो जहाँ पर मैंने इसे कवर किया है। लास्ट में आप कंक्लूजन लिखेंगे कि हाँ रिसेंट में देखा गया है कि एग्जीक्यूटिव की पावर वो इंक्रीज हुई है, लेकिन दिस इज़ नॉट गुड फॉर एनी गवर्नमेंट या पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि हमें हमेशा क्या एक बैलेंस होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। सो सेपरेशन ऑफ द पावर या चेक एंड बैलेंस ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता अगर किसी पर्टिकुलर एक ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट की जो पावर है वो इंक्रीज होती है, सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर एनी डेमोक्रेसी या एनी मॉडर्न स्टेट, ओके। तो ये आप यहाँ पर एक फ्लो चार्ट भी ज़रूर बना देंगे, 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट का, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो एक इस तरीके का फ्लो चार्ट भी हम यहाँ पर वैल्यू एडिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाई फेडरल गवर्नमेंट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट,
ओके, तो इसमें देखो बेसिक इंट्रोडक्शन, देन बॉडी पार्ट। अब मुझे लगता है ये इस क्वेश्चन को भी मैंने डिटेल में कवर किया है, राइट उसमें प्रॉपर मैंने इंट्रोडक्शन दिए हैं, डिफरेंसेस दिए हैं, सिमिलरिटीज़ दिए हैं, सब बहुत अच्छे से, मीनिंग भी दी हुई है। सो बॉडी पार्ट में इसमें क्या करेंगे आप, दो चीज़ें रहेंगे, एक तो मीनिंग ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट रहेगी, इसको आप कवर करेंगे। दूसरा रहेगा डिफरेंसेस बिटवीन दी फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी। आप इसे टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, चाहे तो पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। वेरियस एग्जांपल्स देंगे कि फेडरल गवर्नमेंट कहाँ पर पाई जाती है, किन कंट्रीज़ में, और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किन किन कंट्रीज़ में पाई जाती है। तो ये एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का भी रेफरेंस देंगे कि इंडिया में किस तरीके से फेडरल फीचर्स भी प्रेजेंट है और यूनिटरी फीचर्स भी प्रेजेंट हैं थोड़े बहुत, तो वो थोड़ा बहुत रेफरेंस देकर इसको आंसर को लिखेंगे। आप प्लेलिस्ट पे चेक कर लो, उसमें पूरे डिटेल में फैक्टर्स मिल जाएंगे आपको। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय डिक्टेटरशिप, एग्जामिन द मेन फीचर्स ऑफ द टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप। इसको भी मैंने कवर किया हुआ है, आप देख लेना। तो इसमें भी सेम चीज़ें रहेंगी कि आप डिफाइन करें, पहले इंट्रोडक्शन में कंटेक्स्ट देंगे, देन बॉडी पार्ट आप लिखेंगे जिसमें दो पार्ट आप एड्रेस करेंगे कि भाई डिक्टेटरशिप की मीनिंग क्या है। दूसरे में आप लिखेंगे कि जो टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप है इसके मेन फीचर्स क्या हैं। ओके, देन कंक्लूजन, ये आपका आंसर राइटिंग होगा इसका। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेटिक सिस्टम। मैंने डिटेल में इस क्वेश्चन को कवर किया है अपने वीडियो में, आप देख सकते हो वहाँ पर जाके। मैं रिपीट नहीं करूँगी फिर से पॉइंट्स ना, मैं बस एक आइडिया दे दूँ कि किस तरीके से इसे एड्रेस करोगे। सो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन आपका रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत कंटेक्स्ट दोगे कि पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से फंक्शन कर रही हैं। देन आप पॉलिटिकल पार्टीज का मेन जो आपके बॉडी पार्ट में रहेगा वो रोल रहेगा विद द हेल्प ऑफ वेरियस एग्जाम्पल। अब जब इसमें एक ही चीज़ पूछा है तो अब इसमें आप कितने पॉइंट्स लिखेंगे, तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि एग्जाम्पल की हेल्प से आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के रोल को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, देन कंक्लूजन, देन डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंटरेस्ट ग्रुप एंड प्रेशर ग्रुप एंड डिस्कस द रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप। तो यहाँ पर बॉडी पार्ट में आपके दो चीज़ आ जा रहे हैं, क्या चीज़, एक आपको इंटरेस्ट ग्रुप एंड प्रेशर ग्रुप में डिफरेंस लिखने हैं, आप टेबुलर फॉर्म यूज़ कर सकते हो। दूसरे में आपको जो प्रेशर ग्रुप है इसका क्या करना है, रोल को डिस्कस करना है। जहाँ पर भी रोल आप करेंगे आप एग्जाम्पल ज़रूर करिए। प्रेशर ग्रुप जैसे आप फार्मर्स यूनियन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसेंट में जैसे जो 2021 में जो फार्मर बिल्स लाए गए थे, किस तरीके से गवर्नमेंट को वो वापस लेने पड़े, राइट, और इसके बाद से आप इसका कंक्लूजन लिखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं रिसेंट के। नेक्स्ट, एक्सप्लेन दी वेरियस इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी विद स्पेशल रेफरेंस टू स्विट्जरलैंड। हाँ, ये मैंने क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में यहाँ पर कवर किया है क्योंकि शायद मैंने इस क्वेश्चन को अपलोड नहीं किया हुआ है अभी तक, तो इसलिए मैंने इसे डिटेल में यहाँ प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो देखो, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक्सप्लेन दी वेरियस इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, राइट। सो वेरियस इंस्ट्रूमेंट लिखना है आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी विथ स्पेशल रेफरेंस टू स्विट्जरलैंड, तो इसको भी मेंशन करना है। तो इंट्रोडक्शन में आप देंगे थोड़ा बहुत डायरेक्ट डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी को इंट्रोडक्शन। सो डेविड हेल्ट का आप नाम यूज़ कर सकते हैं, कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें पीपल्स रूल चलता है। ओके, और डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रोवाइड्स द पीपल विद द एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ओके, तो दो तरीके की डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हमने एक फ्लो चार्ट भी बना दिया और हमें अब मेन चीज़ क्या लिखनी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो हम आ जाते हैं बॉडी पार्ट में। सो बॉडी पार्ट में हमारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी की वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे। तो थोड़ा बहुत हम पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करेंगे कि जहाँ पर जो सिटीजन्स हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द कंट्री। ओके, और वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से जो सिटीजन्स हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना दोगे, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। फिर 1 by 1 आप इन्हें एक्सप्लेन करेंगे।
राइट, जैसे कि रेफरेंडम क्या होता है, जहाँ पर रिफर टू द पीपल्स, मतलब डायरेक्ट वोट करते हैं पीपल्स, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है पीपल्स का इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। फॉर एग्जांपल चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है अगर, तो वो पीपल्स को रिफ़र किया जाएगा कि इसमें आप अपना वोट दीजिए कि इसमें हम क्या करें, क्या चेंजेस करें, राइट। जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म करें या प्रेसिडेंशियल फॉर्म करें, फॉर एग्जांपल के रूप में मैं ले रही हूँ यहाँ पर, ताकि आपको की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, राइट। देन इनिशिएटिव का मतलब होता है कि जो पीपल्स होते हैं ना, वो खुद इनिशिएट करते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर इशू पे लॉ बनाया जाए या कानून लाया जाए या इससे संबंधित कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाए, राइट। तो ये बेसिकली लेजिस्लेचर पे जो पीपल्स हैं वो खुद इनिशिएटिव लेते हैं, खुद एक्शन लेते हैं, राइट। रिकॉल क्या होता है, ये डील करता है विद द क्वेश्चन ऑफ द रिमूवल ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द पब्लिक ऑफिस, मतलब जो पीपल्स हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को उनकी पोजीशन या अथॉरिटी से वापस बुला सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनका रिप्रेजेंटेटिव ठीक से काम नहीं कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके क्षेत्र से कोई एमपी है, वो एमपी हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो गया, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे भाई इसका जो इस पोजीशन को कैंसिल किया जाए, इसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, रिमूव किया जाए इसकी पोजीशन से, पब्लिक ऑफिस से, क्योंकि ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने इसे वहाँ पर भेजा था कि हमारे इंटरेस्ट को वहाँ पर रखे या रिप्रेजेंट करे, वो तो कर नहीं रहा है, तो इसे वापस बुलाया जाए पब्लिक ऑफिस से। प्लेबिसाइड बेसिकली इस एक तरीके का काइंड ऑफ रेफरेंडम ही है, बट इसमें प्लेबिसाइड में जब गवर्नमेंट डिसीजन ले लेती है फिर लोगों के सामने रखा जाता है वोट करने के लिए उस पर्टिकुलर इशू पे, ताकि लेजिटिमेसी गवर्नमेंट को मिल सके कि हाँ हमने ये डिसीजन लिया है तो ये सही है। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज किया गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें प्लेबिसाइड किया गया, लोगों का वोट पार्टिसिपेट कराया गया, लोगों ने कहा हाँ ठीक है, तो ये लेजिटिमेट हो गया कि गवर्नमेंट ने लेजिटिमेट डिसीजन लिया है, लोगों का इस पे सपोर्ट है। ओके, तो जनरली लोग बोलते हैं कि जो रेफरेंडम है ये डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे होता है या डेमोक्रेटिक कंडीशंस पे रेफरेंडम को इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो प्लेबिसाइट है ये अनडेमोक्रेटिक कंडीशन पे लोग इस्तेमाल करते हैं इसका, जैसे बहुत सारी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स इसका इस्तेमाल करती हैं। ओके, तो ये दीज आर दी वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के हो गए। फिर सेकेंड पार्ट आपका क्वेश्चन क्या था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी विथ स्पेशल रेफरेंस टू स्विट्जरलैंड। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इन द हिस्ट्री एंशिएंट ग्रीक में डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती थी, लेकिन मॉडर्न टाइम्स में हमें जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है इसका एग्जाम्पल है जो कैंटोन्स ऑफ द स्विट्जरलैंड है वहाँ पर। सो कैंटोन्स ऑफ द स्विट्जरलैंड के जो पॉलिटिक्स हैं उस पर जो लोग हैं वहाँ के वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं और इसे बोला जाता है डायरेक्ट पॉपुलर असेंबली, और यहाँ पे डिसीजंस आर डायरेक्टली टेकन बाय द सिटीजन ऑफ स्विस। ओके, फिर जो स्विस डेमोक्रेसी पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं आप उसको लिख दो, जैसे मैंडेटरी रेफरेंडम, ऑप्शनल रेफरेंडम, पीपल इनिशिएटिव, राइट। इसके बाद से रिकॉल, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर भी मेंशन कर दोगे, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी एड्रेस हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्यूरोक्रेसी, डिस्कस द मैक्स वेबर्स व्यू ऑन द ब्यूरोक्रेसी। सो बेसिक वही इंट्रोडक्शन, देन बॉडी पार्ट ऑफ द आंसर जिसमें आपके दो चीज़ें लिखनी है, एक ब्यूरोक्रेसी से आप क्या समझते हैं और दूसरा है कि जो मैक्स वेबर है उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ब्यूरोक्रेसी को लेकर। ये आपको दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू सेपरेटली एड्रेस करना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो ब्यूरोक्रेसी में आप डेफिनेशंस ले सकते हो, इनके फीचर्स, स्ट्रक्चर ले सकते हो, देन मैक्स वेबर का पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हो। शायद मैंने इस वीडियो को भी डिटेल में डिस्कस किया है क्या, एक बार चेक कर लेना, अगर नहीं है तो मुझे बताना, मैं इसका आंसर प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, तो ये हमने बीए पार्ट 2 का सेकंड पेपर यहाँ पर कोशिश की थी ये समझने की कि क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से एड्रेस किया जाता है और प्रीवियस ईयर्स में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इससे एक आइडिया लगा होगा आपको, ये आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा बेसिकली। एंड
कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, एंड अगर वीडियो अच्छा भी लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकूं। अभी मैंने 2019 का पेपर कवर किया है, मैं और भी दूसरे ईयर्स का देखूंगी अगर मैं आपको ये प्रैक्टिस करवा सकूं आपके एग्ज़ाम के पहले। बट हाँ, आप जब मुझे कमेंट करेंगे कि ये सीरीज़ आपको हेल्पफुल हो रही है तभी मैं इसे कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, राइट। बट तो अगर ये हेल्पफुल होगा आपको तभी मैं इसे कंटिन्यू करूँगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। एंड यस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब मेरी चैनल, और प्लीज़ यार थोड़ा शेयर करो कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ में भी ना, ताकि जो स्टूडेंट्स तक मेरी रीच आउट बढ़ेगी और ये चैनल को ग्रो करने पे हेल्प करेगा। आप बोलते हो ना कि दिस चैनल इज़ अंडर एस्टिमेटेड एंड ऑल दिस थिंग, ये सब तो आप लोगों के बिना सपोर्ट के तो ग्रो नहीं करेगा ना। देखिए, आप जितना इसे स्प्रेड करेंगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा इस चैनल को ग्रो करने में, ऑडियंस को लाने में। तो प्लीज़ डू इट गाइज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।